नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और न्यूज 24 के खास शो की शुरुआत कर रहे हैं और इस शो में हम बात करेंगे। तीसरी लहर के संकेत दिए जा रहे हैं, बात की जा रही है कि आएगी जरूर, कब आएगी किसी को नहीं पता, लेकिन इन सब के बीच जो छोटे मासूम बच्चे आपके और हमारे घर में हैं, इनका कैसे रखना है ख्याल, इसी पर बात करेंगे। बड़े डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही अन्य सवाल भी होंगे आपके, उनके भी जवाब ढूंढेंगे। तो देश अभी कोरोना की दूसरी लहर से ही जूझ रहा है, लेकिन तीसरी लहर आने की भी भविष्यवाणी हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर का आना तय माना जा रहा है। यह दावा केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजयन राघवन ने किया है। उनका कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी और इसे रोक नहीं सकते। सलाहकार के विजयन राघवन के दावे की 10 बड़ी बातें क्या हैं, इन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं, जल्दी से आपको बताते हैं। साथ COV-2 और उत्परिवर्तित हो रहा है और इसीलिए नई लहरों के लिए तैयार रहना चाहिए। जो दूसरी बड़ी बात वो कहते हैं कि कम एहतियाती उपाय, पहली लहर से आबादी में कम प्रतिरक्षा के चलते दूसरी लहर अधिक तेज हो रही है और इससे अभी तक देश भर में हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी है और लाखों लोग संक्रमित हुए हैं। आगे उन्होंने अपनी बात को बढ़ाया और कहा कि जब वैक्सीनेशन बढ़ेगा तो वायरस लोगों को संक्रमित करने के नए तरीके ढूंढेगा, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। वायरस अपना रूप बदलता रहता है, इसीलिए हमें वैक्सीन और दूसरे पहलुओं पर रणनीति बदलती रहनी होगी। आगे वो कहते हैं चौथी बड़ी बात कि दूसरी लहर में कई फैक्टर हैं, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट भी हैं और एक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी लहर इसलिए बढ़ी क्योंकि जो इम्यूनिटी बनी थी वो इतनी नहीं थी कि संक्रमण को रोक सके। पांचवी बड़ी बात जो कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि कोरोना की पहली लहर 2 वजह से कम हुई थी। जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ उनमें इम्यूनिटी आई और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित बचाव के कदम उठाए गए, उससे संक्रमण फैलना कम हुआ। लेकिन ढिलाई के चलते संक्रमण फैला, बढ़ा और कई लोग नई इम्यूनिटी तक पहुंचने से पहले ही संक्रमित हो जाते हैं और कई वजहों से दूसरी लहर बड़ी और डरावनी बनी है। सातवीं जो बड़ी बात वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि वायरस 2019 में वुहान में उभरा और वो उस समय सामान्य था जो कई प्रजातियों को संक्रमित कर सकता था और 2021 की शुरुआत में पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में लोग संक्रमित हुए। प्रतिरक्षा बढ़ने के साथ वायरस के बढ़ने के अवसर नहीं मिला, हालांकि उसे कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र मिलते हैं जहां ये फैल सकता है। इसीलिए ये बेहतर तरीके से फैलने के लिए बदलाव करता है, अपने अंदर चेंजेस करता रहता है और दूरी बनाए रखने से प्रसार पर लगाम लगाई जा सकती है। कोविड प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है। बीमारी जानवरों से नहीं फैल रही है, ये आदमी से ही फैलती है। मास्क लगाने, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने, स्वच्छता बनाए रखने और घर पर रहना ही ये सबसे बड़े और कारगर उपाय हैं। Phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore we should be prepared by scientifically to take care of that. तो आपने सुना किस तरह से तीसरी लहर के संकेत दिए हैं। आएगी जरूर, लेकिन तीसरी लहर आएगी उससे पहले कारगर बड़े कदम क्या उठा सकते हैं, बच्चों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं और क्या तैयारियां हैं जो अभी से करने की जरूरत है, इन्हीं पर चर्चा करेंगे। और एक बड़ा पैनल इस वक्त न्यूज 24 के साथ मौजूद है। प्रोफेसर NK गांगुली जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी नजर आएंगे। डॉक्टर MC मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सुचिन बजाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही डॉक्टर राकेश मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी तमाम बड़े डॉक्टर्स का न्यूज 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर NK गांगुली सर, आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। सबसे पहले आपने देखा सर कि सरकार की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि तीसरी लहर आएगी, जरूर आएगी, कब आएगी किसी को नहीं पता, हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। सर गांगुली सर, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर MC मिश्रा सर, आपको अगर मेरा सवाल सुनाई दिया तो सर जवाब दीजिए।
देखिए, ऐसा है, अब ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। अभी राकेश मिश्रा जी यहाँ बैठे ये बताएंगे, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है किसी को, उसमें ये कहा कि इन्होंने मार्च के पहले सप्ताह में बता दिया था सरकार को, और लेकिन ये साथ में क्या बताया था कि क्या करना चाहिए वो मुझे नहीं पता। तो अब गवर्नमेंट भी थोड़ा ऑफिस में है कि भाई अभी से आगाह करते कि तीसरी वेव आएगी, चौथी वेव आएगी। इसका इतना मतलब है कि समय बताएगा, लेकिन जो करना है हमको वो बिल्कुल साफ है। पहले तो दूसरी वेव से निकले हम इसी तरह से, और उसके बाद हम वैक्सीनेशन कार्यक्रम को जितना तेज कर सकते हैं, जिस प्रकार कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें कि ये म्यूटेशंस हैं, कौन सा म्यूटेशन है, कौन सा 10 गुना है, कौन सा 20 गुना है, कौन सा 15 गुना है। आम आदमी को उससे कोई सरोकार नहीं है, ये एकेडमिक इंटरेस्ट की बात होती है। ये वायरोलॉजिस्ट मिश्रा जी बताएंगे, इनके लिए है ये म्यूटेशन है। मुझे ऐसे मरीज नहीं पता है कौन सा म्यूटेशन आ रहा है मेरे पास। मुझे बचाव करना है, बचाव के उपाय खुद ही म्यूटेशन हो सेम होते हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सबके लिए समान है, लेकिन ये बात जरूर सबको समझनी है कि अगर टीकाकरण करा लेंगे तो संभवतः गंभीर रोग से बच सकते हैं, मृत्यु से भी बच सकते हैं। कोई गारंटी नहीं 100%, बट ऐसा हो सकता है। और अभी हाल में तो 1-2 केसेस देखने में आए हैं, संज्ञान में आए हैं। हमारे एक सहयोगी अमेरिका से आए थे, 2 फाइजर की वैक्सीन लगवा के आए थे भारत, अपने रिश्तेदार के बीमार थे उनको देखते, और उनको कोविड हो गया भारत में, और उससे मृत्यु हो गई उनकी। तो इसका मतलब ये है कि जो आरएनए वैक्सीन है ये म्यूटेंट वायरसेस पर काम नहीं करती है, और केवल एक केस है उससे तो हम निष्कर्ष निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमारी वैक्सीन है दोनों, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, म्यूटेंट वायरसेस पर ज्यादा काम कर सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है जी। और वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं इन म्यूटेंट वायरसेस को लेके कि तो अब नई वैक्सीन बने, में इनकी भी, इनको भी समायोजित किया जाए जिससे म्यूटेंट वायरस के खिलाफ भी काम कर सके। तो ये तो बस ये है कि हम अपना बचाव करें, अपना बचाव करेंगे तो दूसरों का बचाव भी होगा। भारत में डिस्टेंसिंग संभव बहुत बार होता नहीं है, इसलिए मास्क और डबल मास्क हम लोग शुरू से कह रहे हैं, सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। गैर जरूर कोई गैदरिंग नहीं करनी, कोई पार्टी नहीं करनी, शादी विवाह टाल सकते हैं तो टाल दें अपनी, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। कम लोगों के साथ, परिवार वालों के साथ मिलकर कर लें अपना आयोजन, बाहर वालों न बुलाएं ज्यादा। तो ये सब हमें अगर करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा कम सफर करेंगे, नहीं तो बात हो रहा है देश में सब जगह, कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं कोई दवाई की कमी, अब स्टेरॉइड की कमी भी होने लगी, लोग होड़ करते हैं, ऑक्सीजन भी होड़ हो रहा है। तो भारत का देखिए बहुत जनमानस हर उसका फायदा उठा रहा है। अब दवाई जो 1000 रुपए में 10,000 रुपए में मिल रही है, और जबकि उसका कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, जबरदस्ती लोग एडवाइस कर रहे हैं और लोग बेचारे दौड़ रहे हैं, ला रहे हैं। तो हम लोगों को एक अच्छी गाइडलाइन मैं समझता हूँ अब मैं है कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय भारत का और ICMR मिलके एक नई गाइडलाइन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड के बारे में बताएं। रेमडेसिविर NHS इंटेंट के प्रोटोकॉल में नहीं है कोविड ट्रीटमेंट के, तो ये हमें समझना पड़ेगा। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की हम बात करते हैं नहीं तो अगर इस तरह से हम करेंगे तो हम कभी भी इस बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही, एक एक शब्द सर आपका वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर NK गांगुली सर, ये तीसरी लहर बहुत खतरनाक बताई जा रही है सर। दूसरी लहर में हमने सबक नहीं लिया, तीसरी लहर में तो हम ले सकते हैं। खासतौर पर मेरा जो कंसर्न है इस प्रोग्राम में, शो के जरिए बच्चों के लिए भी है। तो सर क्या पहले से कारगर कदम उठा सकते हैं, पहले से हमें तैयारी क्या करनी होगी सर? देखिए, हमको दुनिया में क्या हो रहा है उससे सीख लेनी चाहिए। करीब 8-10 देश थे जो दुनिया में वो पहली लहर के वक्त ही उन्होंने कंट्रोल कर दिया, पब्लिक हेल्थ मेजर से, डायग्नोस्टिक बढ़ा के और कंटैक्ट ट्रेसिंग से, और उसके बाद
ये मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग एंड लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन से उन्होंने कंट्रोल कर लिया। इनमें चाहे बड़े देश है, चाइना, जापान, छोटे देश हैं, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर एटसेट्रा। दूसरे जो लोग इसमें मुसीबत में पड़े थे, एक था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा था यूरोपियन यूनियन और यूके। वहां पर पहली लहर को इन्होंने लॉकडाउन के साथ कंट्रोल किया था, बट उसके बाद लोगों ने रिफ्यूज कर दिया मास्क पहनना और सब चीजें खोल दी गई। तो उससे उन लोगों का सेकेंड वेव आया और उनका थर्ड वेव म्यूटेंट से आया। जब यूके म्यूटेंट आया वो अमेरिका में फैल गया और वो यूरोप में फैल गया। तो इन लोगों ने वैक्सीनेशन से इसको कंट्रोल किया। ऑफ कोर्स मास्क इन्होंने प्रमोट किया और डिस्टेंसिंग प्रमोट की, बट वैक्सीनेशन से किया। 12 देश दुनिया में है जिन्होंने कंट्रोल कर लिया वैक्सीनेशन से। उनमें यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन यूनियन है, यूके है, यूएई है, बहराइन है, चिली है, हंगरी है, सर्बिया है, इजराइल है। ऐसे लोगों ने कर, इन्होंने 50% के करीब 30 से 50% लोगों को वैक्सीनेट कर लिया। हमारे यहाँ पर क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पहले वुहान से, यूरोप से और अमेरिका से वायरस आया था, पहली लहर हुई थी, बहुत बड़ा लॉकडाउन हुआ था और हम लोगों का डिप कर गया था, काफी बड़ा डिप कर गया। लेकिन हमारे यहाँ पर सिंस लॉकडाउन जारी रखना मुश्किल था और 600 to 700 बिलियन बहुत गरीब लोग होते हैं, इनके लिए सारे पालन करना, मास्क पहनना, वो करना मुश्किल था और सारे तरफ ये फैल गई। उसके बाद कई इवेंट्स हुए जो फैलाने वाले इवेंट्स थे, इन सब से ये आया। बट इसको सबसे मुश्किल ये हुई कि हमारे यहाँ करीब समझ लीजिए थर्ड वो वेव आ ही गया है, क्योंकि ये जो म्यूटेंट्स हैं ये बड़े खतरनाक म्यूटेंट्स हैं। इसमें विदेशी तो सर वैक्सीन में भी बदलाव करना होगा, क्योंकि स्ट्रेन बदला है, तो फिर वैक्सीन में भी चेंजेस करने होंगे। या वैक्सीन भी चेंजेस हो रही है। फाइजर और मॉडर्ना ने अपने नए म्यूटेंट्स के, तीनों नए म्यूटेंट्स के बना लिए हैं। एस्ट्राजेनेका, जॉनसन भी बना रहे। हमारे यहाँ जिनोवा जो है उसने भी नए म्यूटेंट्स के बना लिए हैं। तो बट ये नए म्यूटेंट्स के ये लोग सोच रहे हैं कि इनको देंगे एज ए बूस्टर डोज देंगे, और बूस्टर डोज के लिए अप्लाई भी कर दिया है लोगों ने। और ये जो है अब एक मिक्स ऑफ द म्यूटेंट्स का वैक्सीन ये भी बन रहा है। तो हमारे फ्यूचर संरक्षित है, बट अभी हमारा प्रॉब्लम है कि हम देश को कैसे वैक्सीनेट करें। वैक्सीनेशन से अभी तक चाहे म्यूटेंट हो चाहे ना हो, लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। हमारे यहाँ वैक्सीन की कमी है, काफी कमी है। हम कोशिशें हो रही हैं, ऑर्डर्स गई है, 2 से 3 महीने में वो ऑर्डर्स पूरी कर पाएंगे हमारी कंपनियां। कुछ इंपोर्ट्स भी हो रही है, जैसे स्पुतनिक इंपोर्ट हुआ है, दूसरे कंपनी से नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन 2 से 3 महीने 4 महीने में हमारे पास शायद वैक्सीन हम पूरी प्रक्रिया सबको ठीक है सर। गांगुली सर कह रहे हैं कि सभी को वैक्सीनेट करना बहुत जल्दी जरूरी है और जल्द से जल्द स्टॉक आए, कमी ना हो और सब जल्द वैक्सीनेट हो, ये बहुत जरूरी है तीसरी लहर से पहले। मैं सर लौट रही हूँ और राकेश मिश्रा सर आपके पास आते हुए, ये जो कल स्टेटमेंट आई के विजयन राघवन की तरफ से, इसने कहीं ना कहीं डराया है लोगों को। उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर आएगी, निश्चित है, कब आएगी पता नहीं, कितनी घातक हो सकती है सर। आम जनता के स्तर से क्या कदम उठाने की जरूरत है? सरकार, प्रशासन, अस्पताल, इनके स्तर से क्या तैयारी करने की आवश्यकता है सर, ताकि हम तैयार रहें थर्ड वेव के लिए? प्रोफेसर विजय राघवन ने ठीक ही कहा है कि तीसरी वेव आएगी, ये ऐसा नेचर होता है इस वायरस का और हम देख रहे हैं और देशों में ऐसा हुआ है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमको इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। उन्होंने ठीक ही कहा कि हमको साइंटिफिकली और टेक्निकली तैयार होना चाहिए और ये अच्छी चीज़ है कि हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और हम अभी इससे क्या कर सकते हैं। देखिए, इसमें अभी हमको जो सीखा है अभी तक हमने कि भीड़ भाड़ ना करें, मास्क पहने और साफ सफाई रखें। इससे काफ़ी हद तक समस्या का समाधान अगर नहीं है तो कंट्रोल में रहेगा। दूसरी चीज़ जो है कि वैक्सीन ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कर सकते हैं तो हमको इससे मदद मिलेगी। ये जो 2 चीज़ें हैं वो हमारे फेवर में है तीसरी वेव को कम करने के लिए। तीसरी वेव ये इतना कि कम हो सकती है कि शायद बहुत कम लोगों को पता भी चले, अगर हम सब कुछ अच्छा हुआ तो। समस्या क्या हो सकती है कि वायरस अभी भी म्यूटेट होता रहेगा और
अगर एक ऐसा वेरिएंट आ गया जो कि इन वैक्सीन को नहीं रिस्पेक्ट करता है और री इन्फेक्ट करता है, फिर हमको नई तरह की समस्या होगी। आपको डॉक्टर गांगुली ने बताया कि उसके तरीके हैं, खास करके mRNA वैक्सीन जो है वो बहुत ही जल्दी 2 महीने के अंदर आप उसको नया वर्जन ला सकते हैं। और जो इंडिया में भी जा रही, लेकिन इंडिया में भी एक उससे भी ज्यादा एडवांस लेवल की वैक्सीन बन रही है चिटवा में, और हमारे ख्याल से वो ट्रायल स्टेज में जा चुकी है। वो बहुत ही शानदार वैक्सीन होगी, उसको जल्दी से जल्दी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे भी नया वायरस आया, थोड़े ही दिनों में हम नई वैक्सीन बना सकते हैं। तो हम भी टेक्निकली बहुत ही एडवांस हैं और वायरस का सामना करने के लिए तैयार हैं। और मेरे ख्याल से वैक्सीन अभी, आप ये सोचिए कि करीब 1-1.25 साल की बीमारी है, आज हमारे पास इतनी वैक्सीन मौजूद है, आधा दर्जन से ज्यादा दुनिया में चल रही है, और हिंदुस्तान में भी 3-4 आ गई है और भी आ जाएंगी। तो मतलब हम तैयार हैं, लेकिन हमको अपनी तरफ से जो करना है वो बहुत जरूरी है। अगर हम भीड़ भाड़ करते रहे, बेमतलब में इकट्ठे होते रहे, तो हम वायरस को बढ़ावा दे रहे हैं। वायरस कोई भी वेरिएंट हो, जैसे अभी MC मिश्रा जी ने बताया कि कोई भी वायरस उछल के कहीं नहीं जाता है, उसको जब तक हम ना ले जाएं एक आदमी से दूसरे आदमी तक, वो कुछ नहीं कर सकता। कितना भी खतरनाक वायरस हो, आपके मास्क को तोड़ के कभी नहीं घुस सकेगा, ये गारंटी है। इसका मतलब है कि अगर हम ठीक से मास्क पहनना सीख लें और भीड़ से बचते रहे तो हम सेफ है ना। तो वो चीज हमको करना है, वो बहुत काम आएगी। मतलब इस पैंडेमिक का जब इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे बड़ा रोल होगा मास्क का जी। और आज हम किस तरह से मास्क पहन रहे हैं, ये डिसाइड करेगा हमारे कई सालों का फ्यूचर, कि हम कितने लोग मरेंगे और कितना नुकसान होगा इकोनॉमी को, ये डिसाइड करेगा। क्योंकि वैक्सीन और अदर चीजें, ड्रग्स पे भी काफी काम हो रहा है, नए ट्रायल शुरू हो रहे हैं। अगले कुछ दिनों में नए ट्रायल शुरू होंगे, एंटीबॉडी थेरेपी वाले बहुत वायरस अपना से रूप बदलता रहेगा। तो ये इस बात का तो जिक्र हो रहा है, सर ने भी कहा, इनके गांगुली सर ने भी कहा कि रणनीति में बदलाव, वैक्सीन की रणनीति में बदलाव हमें करने होंगे देखते हुए। बिल्कुल जी, कैसे वही तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग में सक्षम है। हमको पता आखिर ये नया वेरिएंट आया, ये हमने बताया और हमने बहुत पहले ही बताया, जबकि उसके पहले कि ये खतरनाक हो सकता था। इसका मतलब कि हमारा जो सर्विलेंस सिस्टम है वो काम कर रहा है, हमको चीजें पता चल रही है, हमको मालूम हो रहा है कि किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वेरिएंट बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, ये सब हमको मतलब जानकारी है। इसका मतलब है जिसके हिसाब से उसके हम अपनी रणनीति बनाते और इसको। ओके सर, मैं लौट रही हूँ सर। डॉक्टर सुचिन बजाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर सुचिन बजाज, मैंने कहा कि बच्चों के लिए समर्पित है ये वाला हमारा जो खास शो है। हम चर्चा तो कर ही रहे हैं कि तीसरी वेव कितनी घातक हो सकती है, कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि बच्चे आपके भी घर में होंगे सर, हमारे भी घर में हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते, दरकिनार नहीं कर सकते, उनकी भी हमें डाइट का, हेल्थ का ध्यान रखना होगा सर। तो बच्चों के लिए क्या है आपकी तरफ से सर एडवाइस, ताकि तमाम फैमिली जो सुन रही हैं वो इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखें आगे के लिए? देखिए, मैं सभी पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट से ये कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट वेव के बाद हमने गलतियां की हैं वो हम करें। जो हम रिलैक्स हो गए कि अब हम एक इसके ऊपर जीत पा चुके हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, विक्ट्री अनाउंसमेंट्स हो गई, होपफुली वो नहीं होंगी। थर्ड वेव में हमें ध्यान रखना है कि बच्चों पर ज्यादा असर हो सकता है, क्योंकि वो एक अलग से कम्युनिटी नहीं होगी 18 साल से नीचे वाली। जैसा मिश्रा सर ने बताया कि भाई बाकी सबको हम अगले 5-6 महीने में कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन निकाल के वैक्सीनेट करना, बट एक कम्युनिटी रह जाएगी 18 साल से नीचे वाली जो बिल्कुल वैक्सीनेटेड नहीं होगी। और इस वायरस का हमने ये देखा है कि ये इजीएस्ट वे आउट ढूंढता है, ये बहरूपिया है, ये अपने आप को बदलता रहता है, लेकिन ये उन्हीं को पकड़ेगा जो सबसे इजीली अवेलेबल होंगे। जो लोग इस बार इसने यंग लोगों को पकड़ा है क्योंकि वो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, वो लोग बाहर जा रहे थे, काम कर रहे थे, पार्टीज कर रहे थे। तो अगली बार बच्चे होंगे जो कि वैक्सीनेटेड नहीं होंगे और वो रिस्क होंगे। हमारे पास डेफिनेटली पीडियाट्रिक आईसीयूज नहीं है, ना ही नियोनेटल आईसीयूज इतने ज्यादा है, इवन पीडियाट्रिक नर्सेस तक नहीं है। तो ऐसा हो कि जो हम इस बार पकड़े गए हैं कि ऑक्सीजन का किसी ने सोचा ही नहीं और ऑक्सीजन इतनी कम हो गई और हमने कहा हमने तो पीपी किट, मास्क, बेड सब अरेंज कर लिए थे, हमने सोचा ही नहीं था कि ऑक्सीजन भी कम हो सकती है। ऐसा ना हो कि थर्ड वेव में हम बैठ के डिस्कशंस करते हो कि हमने सोचा ही नहीं था कि पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक नर्सेज, पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स एंड आईसीयूज हमें चाहिए थे और वो हम अरेंजमेंट नहीं कर पाए। तो आई होप गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी मेकर्स इस पर पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगी और इसे ये सब अरेंजमेंट करना शुरू करेंगी थर्ड वेव आने से पहले। और हम लोग भी बहुत ध्यान रखेंगे कि अपने बच्चों को हेल्दी खाना खिलाएं, उन्हें मास्क, बिहेवियर, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग,
अच्छी तरह डीपली समझाएं ताकि वो लोग समझ सके बच्चे की ये बहुत एट रिस्क है हम लोग। और अगली 4 महीने बाद 5 महीने बाद ये देखिए थर्ड वेव तो गारंटीड आ रही है। जैसा हम दिसंबर से बोल रहे थे कि सेकेंड वेव गारंटीड आ रही है, वो दिख रही थी हमें आती हुई। वो यूके में शुरू हुई, यूरोप में शुरू हुई, यूके में गई, यूएस में गई, केरला महाराष्ट्र होती हुई दिल्ली आई। हम उसको देखते रहे, आंखें खोल के हम गिरे हैं, उस गड्ढे में गिरे हैं। और अब हमें ध्यान रखना है कि थर्ड वेव शुरू हो चुकी है। स्वीडन और कनाडा में इट इज पीकिंग एज वी स्पीक। बहुत बुरा हाल है इन दोनों देशों में और ये पक्का आएगी। अब आंखें अभी भी खुल, लेकिन ऐसा ना हो 4 महीने बाद मैं यहाँ बैठ डिस्कस कर रहे हो कि हमें पता नहीं था कि डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेज की कमी है, वो लोग थक चुके हैं। कुछ लोग मेंटली टायर्ड होके हो सकता है कि नौकरियां ही छोड़ दें। अब डॉक्टर्स इतनी लंबी लड़ाई कैसे करेंगे वो भी हमें देखना है। उनको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। फिजिकली वो लोग बीमार होके वापस आ रहे हैं ड्यूटीज पर। अभी भी हमारे हॉस्पिटल में बीच में हमने 50% स्ट्रेंथ पे भी काम किया है। लोग बीमार हुए हैं लेकिन ठीक होते ही वापस आए हैं। लेकिन अगर वो मेंटली बीमार हो गए, वो थक गए, उन्होंने बोला कि क्या जरूरत है मुझे सब करने की, मैं कब तक लड़ता रहूंगा, तो बहुत मुश्किल में फंसने वाले हम लोग। ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और इशारा बड़ा है आपका। हेल्थ वर्कर और डॉक्टर्स की कमी तो पहले ही है, इस तरफ हमें ध्यान देना होगा। और एनके गांगुली सर, ये बात तो लगातार एमसी मिश्रा सर कह रहे हैं, जब से मैंने पहले दिन से बात की है कि डबल मास्क बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, कम हो उतना ही घर से बाहर निकलें, जब जितना बहुत जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। तो ये तो हमें आदत में डालना ही होगा। लेकिन एनके गांगुली सर, बच्चों के लिए मेरा सवाल है ये कि तीसरी लहर में जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर सुचिन बजाज, कि हमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ महीने के हैं, 1-2 साल के हैं, 10 साल के हैं, उनके लिए सर ज्यादा तैयार रहने की आवश्यकता है हमें। सर किन बातों का ख्याल रखा जाए, क्या डाइट उनको दी जाए? पहनाना बड़ा प्रॉब्लम होता है और सोशल डिस्टेंसिंग कराना भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हमें कुछ अलग तरीका करना पड़ेगा। एक तो खुशखबरी है कि फाइजर वाला 12 से 15 साल के बच्चों का वैक्सीन मंजूर हो गया है। वो अब FDA ने मंजूर कर दिया है, तो अब 12 से 15 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन मिल पाएगा। हमारे यहाँ ये अभी करने हैं, तो बीजिंग, छोटी सी बीजिंग स्टडी के बाद उपलब्ध हो जाएंगी। दूसरी चीज एक और वहां पर USA में और निकला है 2 वैक्सीन के लिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ मदर्स में वो वैक्सीन दिया गया है। और इसने सिर्फ मदर को ही नहीं प्रोटेक्ट किया, इन्होंने बच्चों को भी, न्यूबॉर्न को भी प्रोटेक्ट किया। न्यूबॉर्न भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब ये नए म्यूटेंट्स आए हैं, ये बड़े अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो इस समय मैटरनल इम्यूनाइजेशन भी जरूरी होगी और उसके लिए सेफ्टी स्टडीज हमारे यहाँ करनी पड़ेगी। तो उस जब सेफ्टी स्टडीज हो जाएंगी तो हम मदर्स को भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें पब्लिक को जानकारी भी देनी होगी कि आप जो है मदर्स के ब्रेस्ट में थोड़ा सा लंप हो सकता है, उस लंप का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और किसी को मैच्योरेशन साइकिल में प्रॉब्लम हो सकता है, उसका भी उनको जानकारी देनी पड़ेगी। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सबसे अहम चीज जो बच्चों के लिए करनी पड़ेगी कि अब क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, बट उनके बड़ों से, अपनों से मिलती है, तो उनके अपनों को पूरी एहतियात बरतनी पड़ेगी और उनको वैक्सीनेट होना पड़ेगा। तब वो जो एहतियात बरतेंगे और पूरी सावधानी करेंगे और वैक्सीनेटेड घर में आएंगे और अपने कपड़े वगैरह धोएंगे और जहाँ पर जरूरत है घर के अंदर मास्क पहनेंगे। जब घर में बाहर के लोग आते हैं तो बच्चों को बचा लेंगे। ये बातें आप सुनिए ध्यान से, तमाम न्यूज़ 24 के दर्शक जो इस वक्त तमाम बड़े डॉक्टर्स को सुन रहे हैं, ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी तीसरी वेव से पहले। डॉक्टर एमसी मिश्रा सर, और ये सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों के लिए, आपकी राय क्या है सर? वैसे तो लगातार आप गाइड कर ही रहे हैं। देखिए, बच्चों का जहां तक प्रश्न है, अभी तक जो कोविड का बिहेवियर रहा है पिछले 1.25 साल से, बच्चों को संक्रमण हुआ है करीब 10% आप मान लीजिए एवरेज। पिछले फर्स्ट वेव में भी हुआ है 18 वर्ष से नीचे के बच्चों में। अभी जो भारत का कुछ आंकड़ा मार्च से और अप्रैल 10 तक का जो आंकड़ा इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो जारी किया था, वेव 1 में 4.2% बच्चों में हुआ था और अब जो हुआ है 5.8% बच्चों में हुआ।
और बहुत सारे, जैसे आपने यूएसए में सुना कि 97,000 बच्चों को जब स्कूल खुले तो संक्रमण हो गया। भारत में भी ऐसा हुआ, हरियाणा में हुआ और जगहों पे भी हुआ, जब स्कूल खुले तो बच्चों में संक्रमण ज्यादा संख्या में हुआ। अच्छी बात जो बच्चों में अभी तक देखने में आई है कि गंभीर कोविड बच्चों में नहीं हुआ है अभी तक, और बच्चों में बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइज नहीं है। मैंने बहुत फिजिशियन से बात की है बच्चों के प्रोपोर्शन के बारे में, तो वो कहते हैं हाँ सब आए तो हैं, 1-2 बच्चे आए हैं, बहुत ज्यादा लोग बच्चे नहीं अस्पताल में आए हैं। तो अगर वयस्क हमारे टीकाकरण करा लेंगे तो बच्चों में रिस्क उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि उनके टीचर्स का भी टीका हो जाएगा, उनके माँ बाप का भी हो जाएगा, उनके भाई बहन का भी हो जाएगा, और जो समाज में उनके घर में काम करने वाले हैं वो भी टीकाकरण करवा लेंगे। तो बच्चों में स्वतः जो रिस्क है वो कम हो जाएगी। और अभी ट्रायल भी शुरू हो रहे हैं बच्चों में भी, और जो हमारी गर्भवती महिलाओं में और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनमें भी, उनको भी ट्रायल के दायरे में लिया जा रहा है, और उसके भी नतीजे आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कोई बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। एमसी मिश्रा सर, इसी बात को मैं रिपीट करना चाहती हूँ क्योंकि बड़ी संख्या में दर्शक सुन रहे हैं। देखिए जिस तरीके से प्रोफेसर एनके गांगुली, डॉक्टर एमसी मिश्रा, डॉक्टर सुचिन बजाज, डॉक्टर राकेश मिश्रा, सभी ने, एक्सपर्ट्स ने बोला है कि जितने भी बड़े हैं घर में सभी का वैक्सीनेट होना बहुत जरूरी है। तीसरी लहर से पहले बच्चों को बचाना है तो बच्चों को सिखाना होगा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइज, और साथ ही उनकी डाइट में भी आपको चेंजेस करने होंगे। तो ये जरूरी बातें हैं, आप ध्यान रखें, हमें पहले से तैयार रहना होगा। सर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त न्यूज 24 को देने के लिए। इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है मेदिनीपुर से, बंगाल से। मेदिनीपुर में विदेश राज्य मंत्री के काफिले पर हमला, वी मुरलीधरन के काफिले पर हमले की खबर है, और काफिले में शामिल गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए हैं। अभी भी हिंसा का दौर आप देख रहे हैं, इतनी अपील की गई उसके बाद भी बंगाल में रुक नहीं रहा है। विदेश राज्य मंत्री के काफिले को निशाना बनाया गया। मेदिनीपुर से खबर है, वी मुरलीधरन के काफिले में तोड़फोड़ हुई है। ये देखिए तस्वीरें भी हमें मिल रही हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, सामने लोग खड़े हैं, काफिले को ब्लॉक किया गया है, उसके बाद वहां पर हमला हुआ है। मनोज ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया, उसके बाद हमला। जी देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आया है उसके बाद लगातार पश्चिम बंगाल की हिंसा की गतिविधियां बढ़ गई है। साफ तौर पे देखिए पश्चिम मेदिनीपुर में जब भी मुरलीधरन जब वहां पे जा रहे थे, उनके सामने देखिए करीबन 5 से 6 जो लोग हैं, बाकायदा देखिए टीएमसी का फ्लैग भी दिख रहा है, उनके हाथों में किस तरह से देखिए डंडे हैं, और डंडे से किस तरह से देखिए जितनी गाड़ियां हैं, गाड़ियों के ग्लास को पूरी तरह से तोड़ा गया है। कहीं ना कहीं देखिए वी मुरलीधरन थे, बाल बचे हैं, और कहीं ना कहीं हिंसा की गतिविधि आप देखिए पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही है, क्योंकि देखिए बड़े नेता हैं, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। तो साफ तौर पे देखिए जिस तरह से बीजेपी के लगातार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कहीं न कहीं उनके घरों में तोड़ा फोड़ा जा रहा है, उनके लोगों को मारा पीटा जा रहा है, सामानों को क्षति पहुंचाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इस पे हिंसा की गतिविधियां लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है। और यहाँ पे आपको बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा 4 जो संसदीय टीम इन सबके दौरा के लिए कोलकाता आज पहुंच रही है, सारे मामले की जांच करेगी। ताकि जिस तरह से कल ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब शपथ लिया, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा की गतिविधियां हैं उन्हें कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बात का पता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद हिंसा हो रहा है और हिंसा की गतिविधियां लगातार यहाँ पे बढ़ी हुई है, इस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल नवन्नो गई है, और क्योंकि उनका कहना था कि जो भी प्रशासन है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के निर्देशानुसार काम कर रहा था। देखिए देर रात उन्होंने कई अधिकारियों के भी तबादला किए हैं और एक नई टीम की भी गठन की है। जाहिर सी बात है इन सब चीजों पर लगाम लगना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने आपको बता दें 2 सबसे बड़ी पश्चिम बंगाल की चुनौतियां सामने है। एक तो यहाँ हिंसा की गतिविधियों से उनको सामना करना पड़ेगा, दूसरी तरफ देखिए पश्चिम बंगाल में लगातार जो कोविड के जैसे महामारी फैल रही है, इससे लोग संक्रमित हो रहे हैं, इससे दहशत बना है, लोगों में डर है, कहीं ना कहीं मौत के घाट उतर रहे हैं। तो दोनों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सब चीज से रखना होगा, कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। नहीं तो पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में एक तो कोरोना जैसी महामारी से भयानक रूप ले लेगी, दूसरी जिस तरह से हिंसा की गतिविधियां साफ तौर पर आप देखें किस तरह से विजुअल पे जो वहां पे जो टीएमसी के जो समर्थक है, बीजेपी के, उनको लोग कह रहे हैं कि वहां पे लगातार इस तरह के झुंड बना के जो भी गाड़ी आ रहा है मुरलीधरन की गाड़ियों पे तोड़फोड़ किया गया। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल की हिंसा की गतिविधियां और मनोज, ममता बनर्जी की एक अपील इनको रोक सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रुकेगा।
लेकिन अपील उस तरीके से की जाए। लेकिन ये बहुत दुखद है कि हिंसा का दौर रुक नहीं रहा है। केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला हुआ, केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला हुआ है। गाड़ी की जो गाड़ियां वहां पर चल रही थी उनके शीशे भी तोड़े गए हैं। ये तस्वीरें वहीं की हैं, मेदिनीपुर से ये तस्वीरें हैं। वी मुरलीधरन केंद्रीय मंत्री, विदेश राज्य मंत्री, उनके काफिले पर हमला हुआ है। कई अन्य नेता भी उनके साथ उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे। आप देख सकते हैं जो गाड़ियां वहां से निकल रही थी, आगे का रास्ता जो गांव वाले लोग हैं, ये टीएमसी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, उन्होंने रास्ते को ब्लॉक किया और उसके बाद पत्थरबाजी भी की गई है। और ब्लॉक करने के बाद रास्ता, काफिले पर हमला हुआ है। और ये अभी से नहीं, आप देख रहे हैं कि जब से पश्चिम बंगाल में चुनाव की सुगबुगाहट हुई, चुनाव प्रचार तेज हुआ, उसके बाद हिंसा शुरू हुई और हमले का सिलसिला रिजल्ट आने के बाद, सत्ता बनने के बाद, सरकार बनने के बाद अब भी जारी है। ये मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल से तस्वीरें, राज्य मंत्री, विदेश राज्य मंत्री के काफिले पर हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बीजेपी लगातार विरोध कर ही रही है। टीएमसी को निशाने पर लिया गया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर हम जेपी नड्डा की बात करें, अब आप देख रहे हैं राज्य मंत्री वहां पर पहुंचे हैं, हमले को लेकर धरने पर भी बैठे हुए हैं, दीदी को निशाने पर भी लगातार लिए हुए हैं। दीदी ने कल कहा था शपथ के बाद कि हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि मामले रुक नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।